अस्सलामु अलैकुम। अल्फा सीरीज की थर्ड वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का जो कोर्स है इसकी चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल फोर्स एंड मोशन है, इसकी एक्सरसाइज की जो एमसीक्यूज है उसको डिटेल से सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट 19.6 मीटर पर सेकेंड for its complete trip up and back down to the starting position at average speed s। कहते हैं हमारे पास एक बॉल है, सो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बॉल है, इसको वर्टिकली अपवर्ड जो है थ्रो किया गया है विद इनिशियल स्पीड 19.6 मीटर पर सेकेंड फॉर इट्स कंप्लीट राउंड ट्रिप। कंप्लीट राउंड ट्रिप उसी रास्ते से वापस इनिशियल पॉइंट पर आ रहा है, तो इसकी जो एवरेज स्पीड है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, जो फार्मूला है उसको हम यूज करते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम जो टाइम है हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने तक इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज vf इज इक्वल टू vi प्लस at। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है 0, क्योंकि हम एक ही साइड पे जो है टाइम की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दैट विल बी 0 एज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है 19.6, एक्सेलरेशन की वैल्यू दिस इज प्लस 80। एक्सेलरेशन की जगह हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और चूंकि अपवर्ड मोशन है सो दैट विल बी टेकन एज -9.8 एंड t को हमने फाइंड करना है। सो द सॉल्विंग दिस फॉर एक्सप्रेशन फॉर t वी विल गेट t as equal to -19.6 divided by 9.8। तो इससे हमारे पास जो टाइम है वो आएगा 2 सेकेंड, दैट विल बी 2 सेकेंड। एक ही साइड पर जो टाइम है यानी यहां से हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने तक बॉल जो टाइम ले रहा है वो है 2 सेकेंड। अब टोटल कितना टाइम होगा, तो इसको टोटल टाइम फाइंड करने के लिए हम यहां पर इसी एक साइड वाली टाइम को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि यहां हमारे पास है 2। सो दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एक टोटल ट्रिप के लिए हमारे पास जो टाइम है वो है 4 सेकेंड। इसको नोट करते हैं यहां पर कि हमारे पास जो टोटल टाइम है वो हमारे पास है 4 सेकेंड। एक ही साइड पर जो हमारे पास टाइम है उसकी वैल्यू हमारे पास है 2 सेकेंड, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने तक जो टाइम है वो हमारे पास 2 सेकेंड है। सो नाउ वी विल यूज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस। सो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है s इज इक्वल टू, second equation as s is equal to vit plus half at square। तो s हमारे पास जो है टोटल डिस्टेंस है, सो दैट विल बी दिस s इज द डिस्टेंस टू द हाईएस्ट पॉइंट। फिर टोटल डिस्टेंस को हम जब फाइंड करते हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट विल बी s इज इक्वल टू vi। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है 19.6। एक ही साइड पर जितना टाइम लगता है उसकी वैल्यू हमने फाइंड किया था, जो कि है हमारे पास 2, एंड दिस इज प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। एक्सेलरेशन की जगह हम लिखेंगे g, और g की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि मोशन जो है वो अपवर्ड है, सो दैट विल बी -19.8। टाइम की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं पर डिस्टेंस 19.6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दिस -9.8 को 2 का स्क्वायर
4 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 पर डिवाइड करते हैं, एंड देन वी विल सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। इस वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 19.6 मीटर। सो 19.6 मीटर हमारे पास एक ही साइड, यानी यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो है 19.6 मीटर। टोटल जर्नी के लिए हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी S is equal to 2 multiplied by 19.6 that will be equal to 39.2 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 39.2 मीटर। टोटल टाइम हमारे पास यहां पर जो हमने नोट किया था वो हमारे पास था 4 सेकंड। तो हम ऐसा करते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को इस टोटल टाइम पर डिवाइड करते हैं। सो दैट विल गिव्स us the average speed as equal to total displacement, total distance हमारे पास है 39.2 और जो टाइम था total time for the journey that was 4 सेकंड। तो 39.2 को जब 4 पर डिवाइड करते हैं सो वी गेट दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड। सो इसी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास है 19.8 मीटर पर सेकंड, जो कि है हमारे पास ऑप्शन बी में। इट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास इसी तरह है कि इफ यू थ्रो अ बॉल डाउनवर्ड then its acceleration immediately after leaving your hand assuming no air resistance is। कहते एक बॉल को हम नीचे फेंक देते हैं, तो जैसे ही हम इसको नीचे फेंकते तो यह इसी पॉइंट पर इसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या होगी जब हमारे पास एयर रेजिस्टेंस ना हो। तो जब एयर रेजिस्टेंस ना हो तो हमारे पास एक ही फोर्स इस बॉल पर एक्ट करेगी जो कि हमारे पास ग्रेविटी या इस बॉडी की जो वेट है इस बॉल की वेट होगी, और वेट या ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू हमारे पास होते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 3 है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें क्या देता है? सो दैट इज द डेल्टा पी एंड दिस इज द डेल्टा टी। इसको हम कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो दैट गिव्स अस द अप्लाइड फोर्स। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ जो है इसका ओरिजिनल फॉर्म है कि जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है ये बराबर होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज न्यूमेरिकली इक्वल टू। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एरिया है वो हमें दे रही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एरिया जो है दैट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए अगर यहां पर हमारे पास था स्पीड टाइम ग्राफ तो फिर हमारे पास जो एरिया है दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस। अगर स्लोप के बारे में होता तो स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो हमारे पास है एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर कहते हैं कि एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज न्यूमेरिकली इक्वल टू, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। एमसीक्यूज नंबर 5 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि if the slope of velocity time graph gradually decreases then the body is said to be moving with। जब बॉडी जो है वो मोशन कर रहा है और इसकी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसकी जो स्लोप है वो हमारे पास ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। तो ऑब्जेक्ट की जो मोशन है ये होगी विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब जब ये डिक्रीज होगी तो जो एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
MCQ नंबर 6 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि a 7.0 kilogram ball is a 7.0 kilogram bowling ball experiences a net force of 5.0 Newton. What will be its acceleration? Very simple MCQs है. मास ऑफ द बॉल जो है वो 7 kg है, जबकि फोर्स जो इस पर लग रही है वो हमारे पास है 5 न्यूटन. तो कितना एक्सेलरेशन होगी इसकी? सो लेट्स कैलकुलेट इट बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ, द पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, व्हिच इज A is equal to F divided by M. वैल्यूज को पुट करते हैं. सो फोर्स की जो वैल्यू हमारे पास है 5, मास की वैल्यू हमारे पास है 7. So 5 divided by 7 gives us 0.71 meter per second square. Option D is the correct option. MCQ number 7 है, is a unit of impulse s. इम्पल्स जो है ये हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होते हैं. तो जो यूनिट चेंज ऑफ मोमेंटम की है या मोमेंटम की है वो इम्पल्स की भी होगी. सो इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन सेकंड. इम्पल्स की जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन सेकंड है. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है. दैट इज अ बॉल with original momentum plus 4.0 kilogram meter per second hits a wall and bounce straight back without losing any kinetic energy. The change in momentum of the ball is. तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास है 4.0 किलोग्राम्स और हमारे पास जो मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है. कहते हैं कि ये बॉल जो है वो स्ट्रेट बाउंस हो रही है विदाउट लूजिंग काइनेटिक एनर्जी. तो इसकी जो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी -4.0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया, वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी. तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगी? सो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है डेल्टा पी इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम हमारे पास है -4.0, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है 4.0, दोनों 8 हो जाएगी. सो दैट विल -8.0 न्यूटन सेकंड, जो कि है हमारे पास ऑप्शन डी में. एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि अ बॉल एज ट्रेवलिंग विद a constant acceleration of 10 meter per second square. If S1 is the distance traveled in first second and S2 is the distance traveled in second, which of the following shows a correct relation between S1 and S2? तो इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय अ ट्रिक. हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि जब हम डिस्टेंस को पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं s is equal to 1/2 g and to 2t minus 1. ये हमारे पास एक ट्रिक है जब भी हम डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम में कैलकुलेट करते हैं. सो हम S1 के लिए वैल्यूज फाइंड करते हैं. सो दैट विल बी, यानी S1 फर्स्ट सेकंड में है तो टाइम की वैल्यू हमारे पास होगी 1 सेकंड. सो दैट विल बी S1 is equal to 1/2. g की वैल्यू हम यहां पर मान लेते हैं 10 एंड दिस इज 2. t की जगह हमारे पास है 1 फर्स्ट सेकंड के लिए एंड -1. तो दे 2 इसके साथ चला जाएगा. सो दिस इज 5. 2 - 1 जो है ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हमारे पास 2 -1 इससे आएगा हमारे पास 1. सो दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड. Now S2 के लिए कैलकुलेट करते हैं. सो S2 that will be equal to 1/2 and to 10 2 and t की जगह हम सेकंड को लिखेंगे. सो that will be 2 - 1. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो 2 इसके साथ चला जाएगा. 5 यहां से 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 से 4 -1, सो 3 that will gives us 15. तो देखिए S2 जो है ये हमारे पास 15 के बराबर है. तो
तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि दिस इज S2 is equal to 5 and to 3, या इसको हम इस तरह लिखें 3 and to 5। अब 5 जो है ये हमारे पास S1 है, सो दैट इज S2 is equal to 3S1, जो कि है हमारे पास ऑप्शन सी में, दैट इज S2 will be equal to 3S1। MCQ नंबर 10 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि during projectile motion the horizontal component of velocity, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, सो लिहाजा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज रिमेन्स कांस्टेंट। एमसीक्यू नंबर 11 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि a projectile is thrown vertically from horizontally from a 490 meter high cliff with a velocity of 10 meter per second. The time taken by the projectile to reach the ground is, कहते हमारे पास ये एक हाई क्लिप है, यहाँ ये इसको मान लेते हैं कि ये इसकी जो हाइट है ये हमारे पास है 490 मीटर। यहां से एक प्रोजेक्टाइल को इसी तरफ फेंका गया है, तो ये जमीन तक पहुंचने तक ये कितना टाइम लेगा। सो व्हाट इज द टाइम टेकन, तो हमने टाइम को कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, दैट इज S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल की जो टाइम है वो हम y एक्सिस में कैलकुलेट करते हैं, सो दैट विल बी SY इज इक्वल टू VIY मल्टीप्लाइड बाय T एंड प्लस 1 बाय 2, एक ही जगह हमारे पास होगी G एंड टू T स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी VIY अलोंग, चूंकि यहां पर जो बॉल को जो फेंका गया वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में है, तो लिहाजा वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास होगी 0। सो यहां पर हम पुट करेंगे SY जो है हमारे पास इसकी वैल्यू, चूंकि अलोंग Y एक्सिस है तो Y एक्सिस में हमारे पास 490, इट इज 490 डिस्टेंस, एंड इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, एंड दैट विल बी 1 बाय 2। G की जगह हम लिखेंगे 9.8, so that is 9.8 multiplied by 9.8 and to T का स्क्वायर। अब T स्क्वायर के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, so that will be equal to T as equal to under the root 490, 2 को इस 490 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 9.8 पर डिवाइड करते हैं, so that will become as 9 and to 80 divided by 9.8, और फिर इसका जब अंडर रूट लेंगे सो इससे हमारे पास आएगा 10 सेकेंड। सो द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड एज 10 सेकेंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 12 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि a projectile is launched at 45 degree to the horizontal with an initial kinetic energy E. Assuming E resistance to be negligible, what will be the kinetic energy of the projectile when at reach its highest point? तो highest point पर हम जब kinetic energy at any instant of time, this is equal to the initial kinetic energy multiplied by cos square theta. तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर जब हम फाइंड करते हैं, सो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास है E एंड cos स्क्वायर थीटा, सो दैट विल बी cos स्क्वायर थीटा की जगह हमारे पास है 45, सो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E एंड टू cos स्क्वायर, सो cos 45 हमारे पास बराबर होती हैं 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 के इसका होल स्क्वायर लेंगे, सो दैट विल बी E डिवाइडेड बाय
2 स्क्वायर के साथ चला जाएगा, सो दैट विल बी e डिवाइडेड बाय 2। e डिवाइडेड बाय 2 से हमारे पास आएगा 0.5 e, जो कि है हमारे पास ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ MCQs नंबर 13 हमारे पास कुछ इस तरह है कि टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्गर जंप शुड जंप एट एन एंगल ऑफ। तो देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास होती है 45 डिग्री पर। अब एक जंपर जो है जब वो जंप लगाता है तो अगर उसकी एंगल 45 डिग्री हो तो उसकी रेंज ज्यादा होगी। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी, क्योंकि 45 डिग्री पर रेंज जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के वो मैक्सिमम होती है। लास्ट MCQs नंबर 14 हमारे पास कुछ इस तरह है कि जो कि है लास्ट MCQs range of projectile on a horizontal plane is same for the following pairs of angles। कौन सी पेयर्स ऑफ एंगल्स के लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो हमारे पास सेम होती है। सो जब भी हमारे पास दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री हो, यानी अगर दो एंगल्स का सम जो है वो हो 90 डिग्री के बराबर हो, तो दोनों एंगल्स के लिए जो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो सेम होगी। तो देखते हैं हमारे पास जो है ऑप्शन बी में 43 एंड 47, इसका जो सम है वो बराबर है 90 डिग्री के। सो दी दोनों 43 एंड 47 ये कंप्लीमेंट्री एंगल है, एंड कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो सेम होगी। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी।